क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। इनमें आज हमें जो जानना है दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसे कहते हैं शून्य संविदा। सेक्शन 2J में इसके बारे में आपको बताया गया है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की टर्म को समझने के लिए हमें इस टर्म को समझना है, व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बारे में आप लोग अब अच्छे से जानते हैं। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में आपने पढ़ा सेक्शन 10, आपने पढ़ा सेक्शन 2H, है ना, जहां हमने जाना ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी देयर एज फ्री कंसेंट, parties must be competent, lawful object and consideration, and agreement must not be declared as void, then it is a valid contract. So valid contract जब आप फॉर्मेशन कर लेते हैं, आपने किया इस संविदा का फॉर्मेशन, है ना, अब आपको करना है इस काम को पूरा। ऑब्लिगेशंस जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के बाद दोनों पार्टीज में अराइज हो जाती हैं, उसको हमें करना है कंप्लीट, फुलफिल करना है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, परफॉर्मेंस। फॉर्मेशन किया हमने कॉन्ट्रैक्ट का, तो राइट्स एंड लायबिलिटीज अराइज हुई हैं पार्टीज की, जो कहां हम जाके फ्री होंगे, जब हम इस काम को पूरा कर लेते हैं। गुड्स खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, जब ये काम पूरा हो जाएगा, दोनों पार्टीज की तरफ से गुड्स डिलीवर और पेमेंट होना, देन वी कैन से परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डन। अब इस बीच में क्या हुआ है, यहां पर क्या हुआ, किसी प्रकार की कोई इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो गई है। इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, जिसकी वजह से हम इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पा रहे। कब आई है वो, आफ्टर फॉर्मेशन एंड बिफोर परफॉर्मेंस। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आफ्टर फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि वो जो इम्पॉसिबिलिटी आई है वो फॉर्मेशन के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। फॉर्मेशन के टाइम पे एवरीथिंग वाज पॉसिबल टू परफॉर्म। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अपनी पुरानी गाड़ी आपको बेचना चाहती हूँ, आर यू रेडी टू परचेज, तो दैट पुरानी कार वो मेरे पास एग्जिस्टेंस में है, ओके, राइट नाउ है। अब मैंने आपको कहा था नेक्स्ट संडे को मैं आपको उसको डिलीवर कर दूंगी, आपसे मैं पेमेंट ले लूंगी, हम दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट इस संडे को हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, और नेक्स्ट संडे हमें इसका परफॉर्मेंस करना है। नेक्स्ट संडे आने से पहले, परफॉर्मेंस करने से पहले पहले ही इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो गई, मतलब जो वो सब्जेक्ट मैटर था वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो गाड़ी चोरी हो गई है या वो गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई है, डैमेज हो गई है, अब वो बेचने लायक कंडीशन में नहीं है, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब उसकी वो कंडीशन नहीं रह गई है। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कहते हो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो ये शून्य संविदा कहलाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। क्या चीज आई, at the time of formation of contract it is completely a valid contract, all the essential elements of valid contract exist कर रहे हैं वहां पे, लेकिन परफॉर्मेंस के पहले पहले ड्यू टू एनी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी now it has become impossible to perform that contract। अब ये जो इम्पॉसिबिलिटी अराइज होती है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, यहाँ पर किसी प्रकार की डिफिकल्टी अगर है तो वो डिफरेंट थिंग है, इम्पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब anyhow this is beyond the control of the parties, that they cannot perform this contract, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, beyond the control of the parties। अगर ये पार्टीज के कंट्रोल में है, पार्टीज के अपने हाथ में है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, बियॉन्ड होना चाहिए पार्टीज के कंट्रोल के। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं गाड़ी बेचूंगी आपको, हमारे और आपके बीच में जो डील हुआ था वो 1 लाख का हुआ था कि 1 लाख में मैं पुरानी गाड़ी आपको बेच रही हूँ। नाउ व्हाट हैपेंस, जब परफॉर्मेंस का टाइम आता है तो मुझे 1.5 लाख इस गाड़ी के देने के लिए कोई दूसरा बंदा तैयार था, परचेजर। तो मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा सॉरी मैं अब आपको वो गाड़ी नहीं दे सकती, बिकॉज अब कोई भी रीजन मैंने बता दिया, मैं बेचना नहीं चाहती एंड व्हाटसोएवर।
ताकि मेरे को उस गाड़ी का 50,000 कीमत ज्यादा मिल रहा है तो मुझे आपको ना बेचना पड़े। मैंने कहा नहीं, अब मैं वो गाड़ी आपको नहीं बेच सकती, हमारा इरादा बदल गया। अब यहाँ पे ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है क्या? यहाँ तो हमारे रीच में है ना, कंट्रोल में है पार्टी के। मैं चाहती तो गाड़ी आपको बेच सकती थी, मैं चाहती तो उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कर सकती थी। मैंने जो इम्पॉसिबिलिटी अराइज की उसको हम क्या कहेंगे? दिस इज सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी। मैंने कैसे अराइज कर ली इम्पॉसिबिलिटी? खुद ब खुद अराइज कर ली कि मैं आपको अब वो गाड़ी नहीं दे रही हूँ, डिलीवर नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती तो मैं दे सकती थी, इसलिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है? बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी होना चाहिए ये जो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है। इफ दिस इज विद इन द रीच ऑफ द पार्टी, कि पार्टी कैन से यस और नो, देन दिस इज नॉट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको इलस्ट्रेशन देती हूँ। देखो, एक इलस्ट्रेशन है कि प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दोनों पार्टीज। मैं आपको प्रॉपर्टी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ और परफॉर्मेंस के पहले पहले मैं अपने इरादे को बदल रही हूँ और मैंने ये कहा कि अब ये मकान मैं आपको नहीं बेच सकती, बिकॉज अब इस मकान में हमारा खुद का ही रहने का इरादा है, हम शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो अब मैं आपको इस मकान को नहीं बेच रही हूँ, सॉरी। नाउ दिस इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या मैं यहाँ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड यूज कर सकती हूँ? सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने काम पूरा नहीं किया वो कैसे था? विद इन माई रीच। यहाँ सेल्फ इंड्यूस था, बियॉन्ड द कंट्रोल नहीं, विद इन द कंट्रोल था पार्टी के, जैसा पिछला इलस्ट्रेशन दिया। लेकिन अगर उस सब्जेक्ट मैटर में ही डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब आप मुझसे कह रहे हैं मैडम वो मकान आपने कहा था आप मुझे दीजिए, अब मैं क्या करूं? मैं नहीं दे सकती आपको, वो मकान का डिस्ट्रक्शन हो चुका है, destroy हो चुका है due to so and so reasons, so I'm not in a position to perform this contract. Now this is what? Is this a void contract? Now this is a void contract because now this is beyond the control of the party. मैं अपना मकान क्यों destroy करूंगी? मैं अपनी गाड़ी क्यों destroy करूंगी? I was willing to perform the contract but I am not able because due to this subsequent impossibility, this is not within my reach. मैं तो करना चाहती हूँ परफॉर्म बट आई एम नॉट एबल टू डू। अब ये कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस होती हैं? जैसे ड्यू टू वॉर, युद्ध के कारण। मान लीजिए आज आप भारत के, इंडिया के और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हमने वहां पे कुछ अमेरिका के किसी जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको कुछ गुड्स सप्लाई करने का ऑर्डर दिया है। हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मींस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके पहले पहले कि अमेरिका से इंडिया में गुड्स डिलीवर हो, यहाँ पर हमारे पास दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाता है। सो वो अब हमारी एनिमी कंट्री बन गया। तो अब अमेरिका कहता है सॉरी आई एम नॉट एबल कि मैं आपको गुड्स का अब सप्लाई करूं, तो दिस इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इज दिस अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नाउ? यस, दिस इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या अराइज हो गया? सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबिलिटी। फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि आप चाहे कितने ही अच्छे फ्रेंड और रिलेटिव हो, लेकिन अब दोनों देशों के बीच में क्योंकि वॉर स्टार्ट हो चुका, तो एनिमी कंट्री के सिटीजन हो चुके और ये अलाउड नहीं है, इसीलिए अब आप कॉन्ट्रैक्ट ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ड्यू टू वॉर। ऐसे ही अगर हम कहें ड्यू टू जजमेंट और डिसीजन ऑफ द कोर्ट, न्यायालय के निर्णय के द्वारा मेरी जो प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको कहा था मैं बेचूंगी, लेकिन अब कोर्ट ने क्या जजमेंट दे दिया? वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, मेरे ब्रदर की है। अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले आपको, वो तो सिचुएशन ही थी कि आई एम रेडी टू सेल, अगर कोर्ट ने मेरे फेवर में डिसीजन दिया तो। लेकिन अभी तो वैसा सिचुएशन ही नहीं है, कंटिंजेंसी है ही नहीं, मकान की मालिक मैं ही हूं और मैंने आपको प्रॉपर्टी सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। बट लेटर ऑन जब इसका परफॉर्मेंस का टाइम आया, तो मेरा ब्रदर और सिस्टर बीच में आ गए, उन्होंने कहा कि भाई प्रॉपर्टी के मालिक अकेले आप थोड़ी हो, आप कैसे डिसीजन ले सकते हो? सो पता चला कि प्रॉपर्टी के ओनर वो भी है, मैं अकेले इस प्रॉपर्टी को सेल करने का डिसीजन अगर ले रही हूँ तो आई कांट डू सो, बिकॉज ये अब इम्पॉसिबल हो गया। कोर्ट ने डिसीजन ये दे दिया कि प्रॉपर्टी की मालिक सीमा जी है ही नहीं। ड्यू टू जजमेंट और डिसीजन ऑफ द कोर्ट,
circumstances has become changed and now this is not in my hand that I can perform this contract. अब मैं कर ही नहीं सकती. आई बात समझ में? ड्यू टू वॉर, ड्यू टू जजमेंट ऑफ द कोर्ट. ऐसे ही लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ने कोई चीज जो अभी लॉफुल है वो अब नया लॉ आ गया, कानून आ गया, और जो अभी लॉफुल था वो इलीगल हो गया. तो कोई काम करना जो अभी लीगल है लेकिन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया उस काम पे. अभी अपन कोचिंग चला रहे हैं, इट्स अलाउड, लॉफुल बिजनेस है, लेकिन कोई कानून चेंज हुआ और उसमें कहा कि नहीं साहब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का लफड़ा बंद करो, कॉलेजेस में ही अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, कॉलेजेस में ही कोचिंग जो है वो उनका आरजेएस का लगवा दो. ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, है ना, कोटा के कितने केसेस आ गए हैं, फला फला, तो अब बंद कर दो कोचिंग. अब इलीगल है कोचिंग चलाना. अब कोचिंग चलाना इलीगल है, मैंने आपके एडमिशंस ले लिए फॉर्मेशन के टाइम पे तो ये इलीगल नहीं था, सब्सिक्वेंटली ये क्या हो गई, इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो गई. अब मैं परफॉर्म कर सकती हूँ क्या? अब मैं क्लासेस चलाऊं गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद भी तो ये क्या होगा, इलीगल काम हो गया. तो ये क्या कहलाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, सब्सिक्वेंट का मतलब बाद में अराइज हुई. इनिशियल स्टेज पर अगर वो अराइज होती तो आप उसे क्या कहते हैं, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी. आपने कल पढ़ा था सेक्शन 56 पैरा 1, वहां पे आपने क्या पढ़ा था, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, प्रारंभिक असंभवता. इम्पॉसिबिलिटी दो तरीके की होती है, इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट. सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी अपन कहां पढ़ते हैं, सेक्शन 56 पैरा नंबर 2 में. इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी आप पढ़ते हो सेक्शन 56 पैरा 1 में, जो बनाता है वॉइड एग्रीमेंट. कल हमने वॉइड एग्रीमेंट्स का लिस्ट देखा था जिसमें हमने जाना कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, उसमें सेक्शन 56 पैरा 1 की भी बात आई थी. यहां 56 पैरा 1 और 2 में क्या फर्क आ रहा है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो रहा है, इम्पॉसिबिलिटी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करती है. इनिशियल स्टेज पे जब पार्टीज एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं तो यहां पर वो इम्पॉसिबिलिटी है कि लॉ ने कोई काम बैन कर रखा है, आप उसे कर रहे हो. इम्पॉसिबल था, नहीं कर सकते थे, आपको मना था, फिर भी आप कर रहे हो. माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, है ना, तो वो वॉइड एग्रीमेंट है, आपको इनिशियली पता है. यहाँ इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी वर्ड है शुरुआत में, और उस काम को करना संभव नहीं है, ये हमें शुरुआत में ही पता है, फ्रॉम द बिगिनिंग ही हमें इसकी जानकारी है. सिर के बल चलना, आसमान से तारे तोड़ना, डिसीज्ड पर्सन को अलाइव करना, जादू से खजाना खोजना, 2 घंटे में पूरे जयपुर को पैदल चल के कवर करना, ये सारे इलस्ट्रेशंस कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, इम्पॉसिबल टू डू. ऐसा काम बता दिया जो संभव नहीं है पूरा करना, टू डू, इम्पॉसिबिलिटी. और इम्पॉसिबिलिटी कहाँ है, शुरुआत में. जब इनिशियल स्टेज पे इम्पॉसिबिलिटी है मतलब हमें पता है कि हम इस काम को नहीं कर सकते, दिस इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट. लेकिन इनिशियल स्टेज पे कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल टू परफॉर्म, एंड लेटर ऑन ड्यू टू एनी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी इट हैज बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, दिस इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. गॉट इट? बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, है ना. अपन ने देखा वॉर की वजह से, अपन ने देखा कोर्ट के जजमेंट की वजह से, हमने देखा लॉ में चेंज की वजह से, या हमने देखा डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर होता है तो सर्कमस्टांसेस. ऐसे ही पर्सनल एबिलिटी और स्किल पे बेस्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे राइटर, डांसर, टीचर, एक्टर, सिंगर, all these are based on a personal ability and skill of a person. Now, suppose a singer is going to make a contract with a theater owner that he or she is going to perform for next 15 days. आपके थिएटर में वो परफॉर्मेंस करेंगे सिंगर, वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए उन्होंने, साहब फला फला सिंगर हमारे यहाँ पे आ रहा है परफॉर्म करने के लिए, और वो पम्पलेट हो गए, ब्रोशर्स हो गए. आपके फैकल्टी मेंबर्स में से राहुल सर बहुत अच्छा गाते हैं, अगर वो ये टीचिंग में नहीं होते तो डेफिनेटली वो सिंगिंग फील्ड में बहुत अच्छा कमाल करते. तो अब वो
राहुल जी ने अपना एक वो सिंगिंग का किया और हमने भी, ये अच्छा इनका नाम हो गया, और हमने क्या किया, इनके नाम के बैनर होर्डिंग ये सब लगा दिए। और फिर अगर इन्होंने कहा मेरा गला खराब है, आज मैं गा नहीं सकता, तो आप क्या करें? हमने तो 15 दिन का प्रोग्राम फिक्स कर लिया, फॉर्मेशन के टाइम पे तो ठीक था गला, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पी पी के गला खराब कर दिया, किसी भी वजह से खराब कर दिया, अब परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्या राइज हो गया, अब वो सिंगर कह रहे हैं कि मेरा गला खराब है, मैं नहीं गा सकता हूँ। अब हम क्या करें, हम कहे नहीं आपको तो गाना पड़ेगा, लेकिन गाना पड़ेगा तो क्या होगा, सड़े हुए अंडे और टमाटर मिलेंगे। परफॉर्मेंस जो टिकट्स बेच दी अपने, अब वो तो ऑडियंस नाराज हो जाएगी, नहीं हो सकता ना परफॉर्मेंस। अपन बाउंड भी नहीं कर सकते। इस कॉन्ट्रैक्ट को भी कौन सी कैटेगरी में लेंगे आप, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पर्सनल एबिलिटी और स्किल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अगर परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं हो पा रही, अगर सेल्फ इंड्यूस्ड है, देन अलग बात हो जाएगी। आई एम नॉट विलिंग टू परफॉर्म, मेरा मन नहीं है। वो अगर हम खुद के लिए कर रहे हैं, ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं उसके लिए, वी कैन डू सो, कि उनका मैलाफाइड इंटेंशन हमें पता चलता है। और या फिर उन्होंने ऐसा किया, जैसे सपोज यहाँ पे जो प्रोग्राम का टाइम है, मॉर्निंग 7 to 8 का उनका प्रोग्राम था, वही 7 to 8 उन्होंने दूसरी किसी जगह परफॉर्मेंस के लिए प्रॉमिस कर लिया, और उनका कहना ये है कि भाई मैं आपके यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकता, वहां पे मैं परफॉर्मेंस का मेरा सेम टाइम है। दिस इज सेल्फ इंड्यूस्ड, ये नहीं आएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। फिर ये किस में जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जहां पे सेल्फ इंड्यूस्ड है, बियॉन्ड द कंट्रोल नहीं होके विद इन द रीच ऑफ द पार्टी है, तो उस सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी को अपन क्या कहेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वहां पे क्या कहलाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? अब पहले एक आध चीज यहाँ पे और बताऊं आपको, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की जो सर्कमस्टांसेस हमने देखी, इसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्राइन्स पूछे जाते हैं अलग अलग, तो उसमें एक डॉक्ट्राइन पूछा जाता है फ्रस्ट्रेशन का, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नैराश्यता का सिद्धांत। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का ये भी एक नाम है। Parties are willing to perform this contract, but they are not in a position to perform this contract. So they are frustrated. हम frustrated कब होते हैं, हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, पार्टीज आर विलिंग, ऐसा नहीं है वो ब्रीच करना चाहती हैं, वो तो परफॉर्म करना चाहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी वो परफॉर्म कर नहीं पा रही हैं। इसे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब सपोज ये फ्रस्ट्रेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, मुझे आपको गाड़ी बेचनी थी लेकिन गाड़ी चोरी हो गई, मैं बेच नहीं पा रही हूँ आपको। सो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कुछ नहीं होगा, वॉइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट। मुझे आपको गाड़ी बेचनी थी, आपने मुझे 50,000 एडवांस दे दिया था, तो क्या आप मुझसे वापस नहीं लेंगे? रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन की रेमेडी तो ले लेंगे आप, सेक्शन 64, ये रेमेडी तो मिल जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, तो जो यहाँ पे दिया था, एडवांस दिया था, कोई सामान दिया था, वो एक दूसरे को वापस दे दिया जाएगा पार्टीज को। दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ या रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या यहाँ पे कंपनसेशन मिलेगा या डैमेजेस? यू हैव अ राइट टू टेक एक्शन। डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकते हैं क्या आप? क्योंकि यहाँ पार्टी जो है, पार्टी की अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ब्रीच नहीं किया उसने, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबल। एक तो बेचारे का मकान जल गया, गाड़ी चोरी हो गई, ऊपर से आप और ये और उसको कह रहे हो कि भाई लाओ कंपनसेशन और लाओ, तो धसा हुआ तो है गड्ढे में, अब ऊपर से मिट्टी और डाल दे अपन, ऐसे कैसे करेंगे? ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की सर्कमस्टांसेस में कंपनसेशन या डैमेजेस नहीं मिलेगा, रेस्टिट्यूशन की रेमेडी आपको मिल जाएगी।
क्लियर? तो ये टॉपिक मुझे आपको बताना था। इसके साथ ही अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। अब आप कहो तो पहले मैं इसके क्वेश्चंस नोट करा देती हूँ, फिर आप अगला चैप्टर ले लो। बताओ, है ना? इसके साथ साथ हो जाएगा तो आपकी नोटबुक में भी आपको इजी रहेगा। मैम, हाँ जी मैम जो ये डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये हम जी। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ पढ़ेंगे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बताता है, इसका आप दूसरा नाम कह सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सेक्शन 56 पैरा 2 में बताया गया है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की सर्कमस्टांसेस जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को डील विद करते हैं। तो आपसे डायरेक्टली फ्रस्ट्रेशन का डॉक्ट्राइन पूछें, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पूछें, इसके एक्सेप्शंस पूछेंगे। ये डिटेल का चैप्टर है, काफी अच्छा चैप्टर है, इसको आगे पढ़ेंगे। अभी तो आपने ब्रीफ आउटलाइन देखी है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सेप्शंस, कॉन्सिक्वेंसेस, ग्राउंड्स। तो अभी तक जो हमने किया है काम, उसमें हम ले लेते हैं सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट लिखिए, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज not the whole law of agreements, not the whole law of agreements, comma, nor it is the whole law of obligations, nor it is the whole law of obligations, full stop। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है ये, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब आप लिखिए आगे कमेंट, कमेंट। हिंदी मीडियम में कौन है यहाँ? ज्योति, आपका मीडियम क्या है बेटा? मैम इंग्लिश है। इंग्लिश ही है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन द राइट इन पर्सोनम एंड राइट इन रैम। एक्सप्लेन द राइट इन पर्सोनम एंड राइट इन रैम with suitable illustrations, with suitable illustrations। नेक्स्ट लिखिए, discuss the nature and scope, discuss the nature and scope of law of contract, law of contract in India। नेक्स्ट लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट does not profess to be, does not profess to be a complete and exhaustive code, a complete and exhaustive code dealing with the law of contracts। The Contract Act does not profess, PROFESS, to be a complete and exhaustive code dealing with the law of contracts, full stop, inverted comma, close, comment। Difference between agreement and contract, write down, distinguish, या जैसे भी आप लैंग्वेज बनाओ, write down difference between agreements and contracts। अगला लिखिए, all contracts are agreements, but all agreements are not contracts।
इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, फुल स्टॉप. Comment with suitable examples. Next question. What test would you apply to ascertain whether an agreement is a contract? Next question. Inverted comma में contract is an agreement enforceable by law, full stop. Inverted comma close. Discuss the statement and describe the essentials of a valid contract. The essentials of a valid contract. Next है, what do you mean by consensus ad idem? What do you mean by consensus? CONSENSUS. Consensus ad idem. ADIDEM. Of the parties in a contract. Next is, what is an agreement? Next is, what is a contract? Next is, what is the difference between void agreement and void contract? Important question में लिखिएगा इसको. What is the difference between void agreement and void contract? Next is, what is the difference between void agreement and voidable contract? This is also very important question. What is the difference between void agreement and voidable contracts? Next is, what is the difference between void contract and voidable contracts? What is the difference between void contract and voidable contracts? Next is, what is the difference between void agreements and illegal agreements? Ma'am, can you repeat the last one? What is the difference between void agreement and illegal agreement? अब देखिए, इनके बाद तो फिर मेरे पास जो क्वेश्चन मतलब रहेंगे आपके लिए, टॉपिक्स तो सारे यही हैं, लेकिन हो सकता है मैं किसी प्रॉब्लम बेस्ड वे से दे दूं आपको क्वेश्चन, है ना. और इसके अलावा जितनी हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, सपोज आपसे यूनिलेटरल, बायलेटरल, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इनको डिफाइन करने को कहा जाएगा सीधे सीधे, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है. और कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है प्री में या मेंस में, इन्हीं में से. अब देखो, आपकी मैं इतनी हेल्प कर सकती हूँ, डिफरेंस वाले जो पॉइंट हैं वो आपने क्या है, केवल बेसिक आउटलाइन देखी है. आपको जो डिफरेंस वाले पॉइंट मैंने बताए, वहां आपको दिक्कत आ सकती है. वो टॉपिक आप कहें तो मैं छोड़ सकती हूँ, और अगर आपको तैयार करना है तो जितना आए उतना लिख देना. या तो मेरे पास इसके जो नोट्स हैं मैंने आपको अभी डिलीवर नहीं किए हैं, और ये अच्छे टॉपिक्स हैं. तो हाँ, मुझे लगता है कि आपके पास मटेरियल नहीं होगा तो थोड़ा परेशान हो सकते हो इन टॉपिक्स के लिए, क्योंकि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं.
अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन आप भले छोड़ सकते हैं अभी के लिए, मीनिंग में दे दूंगी आपको, क्योंकि अभी मैंने आपको डिफरेंस, क्योंकि आपको इतना नोट डाउन नहीं कराया मैंने, मटेरियल कंटेंट आपके पास ज्यादा नहीं है, तो इसलिए ये जो डिफरेंस वाले पॉइंट है उसको अपन नेक्स्ट सैटरडे के पेपर के लिए स्विच ओवर करेंगे। बाकी जितना भी आपने लिखा है उसका कंटेंट है आपके पास, वहां कोई इशू नहीं है, वो सब आप तैयार कर सकते हैं, है ना। तो अब चला जाए आगे की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर, दैट इज प्रपोजल। प्रपोजल को सेक्शन 2A में बताया गया है। इंग्लिश लॉ में इसे ऑफर कहा जाता है। A person who is making an offer or proposal is called a proposer or offerer. इसकी डेफिनेशन को हमने देखा था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कैसे लिखना चाहिए। थोड़ा सा मेन सेंस राइटिंग के ऊपर भी मैं आपसे बात कर लूं कि आप जब कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में आप अपने आंसर को लिखेंगे तो कई बार क्या होगा कि हमें एज इट इज लैंग्वेज जो हमारी तैयारी के अकॉर्डिंग हमें लगेगा कि अब ये हमारी ग्रिप में है, मुझे सारे वर्ड्स अच्छे से याद हैं, सीक्वेंस भी याद है ना। तो उस सिचुएशन में भी आपको जो लिखने का तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट्स के रूप में या तो हम लिखें डेफिनेशन को। पूरे पैरा में भी अगर हमें लिखने की जरूरत पड़ रही है, अगर हमें लगता है कि नहीं हम इसका और डिवाइडेशन या पॉइंट वाइज नहीं कर सकते, तो उसको लिखने का तरीका आपको अपनी नोटबुक में बदलना चाहिए। जैसे ही डेफिनेशन जो कह रही है, देखिए मैं जिस तरीके से बोर्ड पे लिख रही हूँ उसी तरीके से आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। व्हेन एट द डिजायर, सॉरी मैं कहीं 2D में चली गई, 2A की जगह। आप बताओ, स्टार्ट करो आयुषी। अब यहाँ देखिए इसको नोटबुक में कैसे लिखना है, व्हेन वन पर्सन, अभी ट्रैक पे गाड़ी अब यहाँ पे क्या करना है, व्हेन वन पर्सन, ओके, कॉमा, signifies to another his willingness to do or to abstain from doing with the object to get the assent of another. Then he is said to make a proposal. अब यहाँ फर्क क्या हुआ, जो आपकी नोटबुक में आप अभी आपने ये लिखा और जो आपके बैरेक्स में लिखा हुआ है, कोई फर्क है? सेम लैंग्वेज आ रही है, लेकिन लिखने के तरीके को अगर हमने इस तरीके से बदल दिया तो एग्जामिनर को एक एक चीज यहाँ पे क्या हो रही है, हाईलाइट करके पता चल रही है, एसेंशियल्स के रूप में पता चल रही है। और साथ में अगर आपको और हाईलाइट करना है तो आप चीजों को इस तरीके से भी ले सकते हैं, अंडरलाइन किया और आप यहाँ अपनी बात को और एक्सप्लेन कर दें शॉर्ट रूप में एग्जामिनर को। देखिए इस तरह मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट किया और मुझसे सीधे सीधे डेफिनेशन पूछा गया था 2A का,
और कुछ नहीं पूछा, मुझे एग्जामिनर ने कहा 2A का डेफिनेशन बता दो। तो एक तो तरीका वो था जो अपने बैरक में लिखा हुआ है, सीधे सीधे अपन ने मेंशन कर दिया पैराग्राफ में, 2-3 लाइन में अपना आंसर आ गया और हम सब कुछ लिख के आए हैं। आपने भी वही लिखा। अब मैंने इस तरीके को फॉलो किया। आप एग्जामिनर हैं तो किसे नंबर देने वाले हैं? आप अपने आप को नंबर देंगे या इसको देंगे? इसको देने वाले हैं ना, क्योंकि यहाँ प्रेजेंटेशन हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया। इसमें आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर पा रहे हो प्रॉपर्ली कि हम यहाँ पे क्या चीज समझे हैं। टुकड़े कर दिए हमने इसके डेफिनेशन के, पोस्टमार्टम कर दिया एक तरीके से, और हमें क्या क्या चीज हमारे दिमाग में खोपड़ी में बैठी हुई है उस चीज को भी हम एग्जामिनर को बता रहे हैं। प्रेजेंटेशन भी अच्छा लग रहा है। इसके साथ कोई केस लॉ इंपॉर्टेंट ध्यान आया तो उसको भी कोट कर दो ब्रैकेट में। और सेक्शन कहाँ किस तरह लिखो, यहाँ लास्ट में लिखना है सेक्शन 2A कॉमा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉमा 1872 ब्रैकेट क्लोज। ये हमें क्यों करना है? क्योंकि एक तो ये था कि एक यूं ही लाइन में हम चलते चलते सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू सो एंड सो, वो भी एक तरीका है। आप यहाँ स्टार्टिंग में भी लिख सकते थे एज पर और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहाँ अलग से लिखने से हमारा प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। पैरा फॉर्म की जगह अलग से ध्यान जा रहा है एग्जामिनर का सेक्शन पे, बशर्ते आपको सेक्शन सही याद हो, है ना। तो आप इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं। जब आप फाइनल कॉपी में लिखने वाले हैं तो सारी ही चीजें एक साथ आने वाली हैं। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा तो टीपी भी आएगा तो कॉन्स्टी भी आएगा, जितने सिविल लॉज हैं या क्रिमिनल लॉज हैं सबका पेपर एक साथ मिलेगा। तो वहां अगर आप अभी से ये आदत रखेंगे तो इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप इसी आदत को फॉलो करते हुए चलेंगे कि हाँ अभी तो बोरियत लगेगा, बार बार मुझे लिखना है 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन वो एक हैबिट में आ जाएगा जो आपको आगे हेल्प करेगा। जब आप अभी अपने आंसर्स देने वाले हैं, कल आप पहला पेपर लिखने जा रहे हैं मेंस का, तो ध्यान रखें कि अपने आंसर्स के प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि मैं एक एकेडमिक डिग्री में एग्जाम में अपेयर नहीं होने जा रही हूँ। दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एनी हाउ मुझे अपने कॉम्पिटिटर से इस क्वेश्चन में हाफ मार्क ज्यादा लेना है, बस आधा नंबर, और वो आधा नंबर लेने की लड़ाई मुझे जैसे तैसे करके पूरी करनी ही है। अब ये जब आपसे 2A पूछा, सिंपली क्या पूछा एग्जामिनर ने, 2A पूछ लिया, हमने बता दिया उसे 2A, हमारा काम खत्म हो गया। अब इसको हमने प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव कर लिया। अब इसके साथ और रिलेवेंट चीजों को हम किस तरह सजा सकते हैं, ये भी आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है। जैसे अभी हमने नहीं पढ़ा प्रपोजल के बारे में और आगे चीजें, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे तो इसके साथ आप अटैच कर सकते हो सेक्शन 4, सेक्शन 5 जो कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर के बारे में बताता है। तो आपसे डेफिनेशन पूछा और 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपने नीचे जब कंप्लीट किया डेफिनेशन को तो लास्ट में आपने एक लाइन लिख दी कि सेक्शन 4 डील्स विद द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड सेक्शन 5 डील्स विद द रिवोकेशन ऑफ ऑफर। दैट्स इट। 2 सेक्शन और हमने एग्जामिनर को क्या किया, उसी टॉपिक से रिलेटेड जो रिलेवेंट चीज थी वो हमने एड ऑन कर दिया। हमने कोई केस एड ऑन कर दिया, किसी अच्छे जूरिस्ट की कोई बात है वो हमने एड ऑन कर दी। तो ट्राई टू एनरिच योर आंसर रादर देन कि नाउ दिस इज कंप्लीट, मैंने पूरा कर दिया काम अपना। यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, यू हैव टू डू समथिंग मोर का कंसेप्ट, थोड़ा और ज्यादा, एंड एवरी डे दिस मस्ट बी देयर। हैंडराइटिंग आपकी खराब है तो हर दिन कोशिश करो कि थोड़ा सा लिटिल बिट मुझे इंप्रूवमेंट करना है। हैंडराइटिंग कोर्स करने बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप इस तरीके से अपने आंसर्स के अंदर जो है वो चेंज ला सकते हो। तो प्रपोजल का जो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था, डेफिनेशन पूरी ये डिस्कस कर ली थी, आपको याद होगा अच्छे से। हमने पढ़ा था व्हेन वन पर्सन मीन्स अ पर्सन कैन मेक अ प्रपोजल, केवल एक व्यक्ति प्रपोजल मेक कर सकता है, वो नेचुरल भी हो सकता है, वो लीगल भी हो सकता है। सिग्निफाई का मतलब क्या होता है, टू कम्युनिकेट, दूसरे को कम्युनिकेट करना जरूरी है ना। कम्युनिकेशन के बिना वो वैलिड नहीं बनेगा, ये आपने पढ़ा था।
और इम्पोर्टेंट केस भी मैंने आपको बताया था। देखिए मैं प्रेजेंटेशन को भी बताती जा रही हूँ साथ साथ यहाँ इस डेफिनेशन में कि कैसे हमें लिखना चाहिए कम शब्दों में अपनी बात, तो एग्जामिनर समझ जाएगा तुरंत कि यहाँ सिग्निफाई के साथ में ये केस आपने क्यों दिया है। तो सिग्निफाई करना यानी कम्युनिकेट करना एक ऑफर को बहुत जरूरी है। अगर ऑफर को कम्युनिकेट नहीं किया गया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन पाएगा। मिनिमम 2 पार्टीज मस्ट बी देयर। सिग्निफाई यानी कम्युनिकेट किसको करेगा? दूसरे व्यक्ति को। ये दूसरा व्यक्ति कौन कहलाता है? ऑफरी कहलाता है। टू होम द ऑफर हैज बीन मेड। जब ये ऑफरी एक्सेप्ट कर लेगा तो कौन कहलाएगा? एक्सेप्टर कहलाएगा। ये क्या बता रहा है दूसरे को? हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा। हिज का मतलब यहाँ पे प्रपोजर से है। प्रपोजर अपनी इच्छा बताएगा ऑफरी को कि वो कुछ काम करवाना चाहता है या कुछ काम नहीं करवाना चाहता है। व्हाट इज द सिनेरियो? विलिंगनेस टू डू, या तो कुछ काम करने के लिए कहा जा रहा है ऑफरर के द्वारा या कुछ काम नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम ऑफर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। विद द ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए? टू गेट द असेंट ऑफ अनदर, दूसरे व्यक्ति की सम्मति प्राप्त करना। ये दूसरा व्यक्ति कौन है? ऑफरी। तब ये कहा जाएगा कि उसने प्रपोजल मेक किया है। ये डेफिनेशन तब हमने डिटेल में डिस्कस की थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ब्रीफ में लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं आराम से। अगर मेरी उस क्लास में आप लोग नहीं थे तो प्रीवियस वाला लेक्चर जो है वो आप अटेंड करें, ज्वाइन कर लें, जहाँ पे हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया है। क्लियर है सब लोगों को? मैम सपोज अगर इसमें से कुछ अपन भूल जाते हैं तो अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक सेक्शन आपको याद नहीं होने वाला है। एग्जामिनेशंस में आपको एसेंस ही याद होगा, तभी हम लोग कंसेप्ट पे जोर देते हैं कि सारी चीज अच्छे से दिमाग में सेट होनी चाहिए। तो अगर वो एज इट इज डायरेक्ट का लैंग्वेज हमें याद नहीं है तो हम सेंटेंस फॉर्मेशन करके अपनी ओन लैंग्वेज में लिखें, लेकिन वो लीगल लैंग्वेज हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि बहुत सिंपल साधारण सी भाषा में लिख दिया, समझने वाली भाषा में, थोड़ा सा विधिक भाषा का, लीगल लैंग्वेज का इस्तेमाल आपको करते हुए लिखना है। और दूसरी बात, सेंटेंस के फॉर्मेशन के सीक्वेंस को ध्यान रखना है। अब हमारी आंखें इस जगह नहीं होके अगर इधर होती, कान इधर होते, नाक अलग जगह होती, मुंह अलग जगह होता, चेहरा ही कोई देख नहीं पाता, खतरनाक हो जाता। वो गड़बड़ एग्जामिनर के साथ मत करना, तो वो घबरा जाएगा तो हमें घबरा देगा, हमारे मार्क्स काट देगा। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन कहाँ कौन सी चीज फिट बैठेगी, ये बहुत केयरफुली यूज करें आप, कि कहाँ क्या शब्द आना चाहिए। सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाकी आप अपनी लैंग्वेज का ही यूज करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट का लैंग्वेज एज इट इज याद करना पॉसिबल नहीं है। अब लिखिए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर क्या क्या है? सबसे पहला लिखिए मिनिमम 2 पार्टीज। मिनिमम 2 पार्टीज, और इंपॉर्टेंट केस है फॉकनर वर्सेस लोवे। A person cannot enter in a contract with himself or herself. एक व्यक्ति अपने आप के साथ संविदा नहीं कर सकता। मिनिमम 2 पार्टीज मस्ट बी देयर। अब ये दोनों कौन होने चाहिए? या तो दोनों नेचुरल हो सकते हैं, दोनों लीगल हो सकते हैं, एक नेचुरल एक लीगल हो सकता है। अब यहाँ एक सवाल आपके दिमाग में और आना चाहिए। When a person is in a dual capacity, then when a person is doing work in a dual capacity, then मोदी जी देश के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपने लिए भी ड्रेसेस खरीदने जा रहे हैं मार्केट। तो क्या एक व्यक्ति अपने आप से संविदा कर सकता है? यस कर सकता है, अगर वो डबल कैपेसिटी में होता है, दोहरी भूमिका में होता है। अगर एक व्यक्ति ट्रस्टी भी है, अगर एक कंपनी का डायरेक्टर भी है, वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो उस सिचुएशन में, क्योंकि वो डबल भूमिका में होता है, एक जगह वो कंपनी के डायरेक्टर के रूप में कर रहा है ना। एक डायरेक्टर, मान लो मैं कंपनी की डायरेक्टर हूं और मुझे शेयर खरीदना है, तो मुझे शेयर, मैं कौन हो गई? शेयर होल्डर ही हो गई।
और मैं ही शेयर बेचने वाली भी हो गई, दोहरी भूमिका में हो गई। कैपेसिटी डबल है, अलग अलग भूमिका है, रोल अलग अलग है। बेच कौन रहा है शेयर? डायरेक्टर तो कंपनी की तरफ से काम कर रहा है, शेयर कौन बेचेगी? कंपनी तो बेच रही है। तो कंपनी किसको बेच रही है? एक शेयर होल्डर को बेच रही है। वो शेयर होल्डर क्या डायरेक्टर नहीं हो सकता? हो सकता है। डायरेक्टर इज वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, ही इज ओनली ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में काम कर रहा है वो। तो वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रही है? कंपनी कर रही है। तो मैं अगर शेयर खरीदना चाहती हूँ एज ए डायरेक्टर, तो मैं किससे खरीद रही हूँ? कंपनी से खरीद रही हूँ। ऑल्दो द नॉर्म्स मस्ट बी फॉलोड, ऐसा नहीं है कि इफ आई एम अ डायरेक्टर आई कैन डू द मनमानी। हाँ जी, तो वो उस पर्टिकुलर दायरे में रह के ही करना होगा। डायरेक्टर को एक शेयर लेने की इजाजत होती है, तो वो एक ही शेयर ले सकेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी। सो वो जो नॉर्म्स है उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप ट्रस्टी हो, चाहे आप बेनिफिशियरी हो। तो जब आप डबल रोल में होते हो, ड्यूअल कैपेसिटी में होते हो, देन अ पर्सन, तो भी लेकिन मिनिमम दो तो हो गए ना, वो व्यक्ति डबल हो गए ना। एक लीगल पर्सन हो गया, एक नेचुरल पर्सन हो गया। गॉट इट? चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, अ प्रपोजल में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अ प्रपोजल में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या है। पॉजिटिव का मतलब टू डू समथिंग। प्रपोजल कैसा हो सकता है? कुछ काम करने के लिए कहने वाला, कि आपको कुछ काम करना है, टू डू समथिंग। प्रपोजल में भी नेगेटिव मतलब प्रपोजल ऐसा हो सकता है कि वो ये कहे कि आपको कुछ काम नहीं करना है। Please do not file any case of defamation against me. I am ready to pay you the remaining amount. So what I am asking, not to file a case. This is negative. To abstain from doing something. So proposal positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है. Next is, a proposal must be made to obtain assent. प्रपोजल मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन असेंट। देखिए असेंट गेट करना ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मैंने आपको कल बताया था, मेयर स्टेटमेंट केवल अगर एक कथन है, केवल स्टेटमेंट है, वो ऑफर नहीं है। जहां हम दूसरे व्यक्ति से कोई बात पूछ नहीं रहे हैं, सिर्फ उसे कह रहे हैं, या इंटेंशन टू मेक एन ऑफर है, हमारी प्रस्ताव करने की इच्छा है, हमने अभी ऑफर रखा नहीं है, हमारा ऐसा इंटेंशन है कि हम ऑफर रखना चाहते हैं, देन इन फ्यूचर जब हम ऑफर रखेंगे तब वो ऑफर की कैटेगरी में आएगा। राइट नाउ देयर इज ओनली इंटेंशन इन माइंड, इन प्रैक्टिकल उसको हमने ऑफर को मेक ही नहीं किया है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओनली स्टेटमेंट, मेयर स्टेटमेंट या इंटेंशन टू मेक एन ऑफर एन ऑफर। तो ऑफर हमेशा किस ऑब्जेक्ट के साथ दिया जाएगा? टू गेट द असेंट ऑफ अनदर पार्टी। आप ऑर्डर भी दे रहे हो, सामने वाले को बाउंड कर रहे हो, यू हैव टू डू दिस, आपको ये काम करना ही है। देन भी हमने क्या पढ़ा था? दैट इज नॉट अ वैलिड ऑफर। वो वैलिड ऑफर ही नहीं है जो दूसरे को बाउंड करता है कोई काम करने के लिए। नेक्स्ट इज, ऑफर मस्ट बी मेड with an intention to create legal relations, to create legal relations। देखिए वैसे तो ऑफर मेक करने के लिए आपको लीगल इंटेंशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इफ यू आर गोइंग अहेड टू एंटर इन अ एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप ये प्रपोजल क्यों मेक कर रहे हैं? बिकॉज आपको क्या करना है? कोई कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करना है, तो लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना जरूरी है। अदरवाइज वो प्रपोजल एग्रीमेंट तक ही पहुंच के रुक जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। जैसे आपने इंपॉर्टेंट केस कौन सा देखा है इस पॉइंट पे? बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। मैंने आपको बताया था, यहाँ हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ था, ये केवल फैमिली एग्रीमेंट माना गया था, ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया था। इसी तरीके से एक और केस लिखिए, रोज एंड फ्रैंक कंपनी
Rose and Frank Company versus J.R. Crompton Brothers. आपको याद होगा मैंने आपको एक केस के फैक्ट बताए थे। मैंने कहा था कि बिजनेस एग्रीमेंट होता है जिसमें कि पार्टीज का इंटेंशन जरूरी नहीं है लीगल बाइंडिंग का हो। ये वही है कि जहां पर पार्टीज का लीगल इंटेंशन नहीं था, उन्होंने लिखा वी आर आउट ऑफ द कोर्ट जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पर भी लीगल इंटेंशन नहीं होने की वजह से पार्टीज खुद को लीगली बाउंड नहीं करना चाहती थी, चाहे वो बिजनेस कर रही थी, तो भी उसे क्या माना गया? एग्रीमेंट ही माना गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया। याद है आपको? मैंने आपको बताया था इस बारे में। अगला पॉइंट लिखिए, it must be signified or communicated. It must be signified or communicated. और इसमें आप इंपॉर्टेंट केस लिख लीजिए, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913। केस को लिखने का तरीका देख रहे हैं आप? अगर अपन इसी को एक लाइन में लिख देंगे तो हाईलाइट नहीं होगा, और इस मेथड का यूज करके आप अपने केसेस याद जो आपने किए हैं उस मेहनत को काम में ले सकते हो, यानी एग्जामिनर की नजर में ये केस आ जाए। एक लाइन में लिखने की बजाय आप इस तरह से प्रेजेंटेशन करें और उसके बाद यहाँ प्रिंसिपल लेट डाउन लिख दें कि in above case this principle has been laid down that offer must be communicated. लालमन शुक्ला गौरी दत्त के केस के फैक्ट भी शायद हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, पहले रिपीट करती हूँ थोड़ा ब्रीफ में। जहां पर कि मास्टर ने सर्वेंट को एक ऑर्डर दिया कि भाई भतीजा मिसप्लेस हो गया, उसका नेफ्यू मिसप्लेस हो गया था, और उसे ढूंढने का काम उसने अपने सर्वेंट को दिया, लालमन को दिया। लालमन अपने मास्टर की बात मान के उस बच्चे को फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं। अब पीछे से मास्टर ने क्या किया, एक एडवर्टाइजमेंट और निकाला, न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया, उस बच्चे का फोटो दिया कि जो भी व्यक्ति इस बच्चे को ढूंढ के आएगा उसे 500 रुपए का प्राइज दिया जाएगा। 1913 की बात है, 500 रुपए वॉज दैट इंपॉर्टेंट रोल था उसका। तो उस समय 500 रुपए का इनाम की घोषणा की गई जो उस बच्चे को ढूंढ के आएगा। अब सर्वेंट वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस, उसको इस बारे में जानकारी नहीं थी। सर्वेंट को ही वो बच्चा फाइंड आउट हो जाता है, वो मास्टर के पास उस बच्चे को लेकर आता है। एंड देन ही केम टू नो व्हेन द वर्क हैज बीन डन, जब वो काम कर चुका, बच्चे को ढूंढ के ला चुका, देन ही केम टू नो अबाउट द प्रपोजल, उसे पता लगा कि इस बच्चे को ढूंढ के आने वाले को 500 रुपए का इनाम मिलना था। तो ही क्लेम फॉर दैट अमाउंट कि मुझे ये रकम मिलनी चाहिए इनाम की, क्योंकि ये काम मैंने किया है। अब यहाँ पे जनरल ऑफर की अगर अपन बात करें तो जनरल ऑफर मींस ओपन फॉर ऑल, एनीबडी कैन एंटर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। जो भी उस प्रपोजल में बताई गई टर्म्स को पूरा करेगा, अब जो भी उस बच्चे को फाइंड आउट करके लाएगा उसे वो प्राइस मिलना है, दैट इज जनरल ऑफर। लेकिन अब जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस क्या था, उस बच्चे को फाइंड आउट करना, दैट वाज द एक्सेप्टेंस। अब यहाँ एक्सेप्टेंस पहले हो गया, लेकिन नॉलेज ऑफ प्रपोजल था ही नहीं सर्वेंट को। सर्वेंट ने जब उस बच्चे को फाइंड आउट किया तो उसे ये जानकारी नहीं थी कि इस पर ये इनाम है। सो वो जो सेकंड स्टेप था, जब अपन फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गए तो सेकंड ईयर में पास होके क्या करेंगे, तो उसने एक्सेप्टेंस जो किया उस बात का कोई अर्थ नहीं रहेगा जब तक उसे नॉलेज ऑफ ऑफर नहीं था। उसे प्रपोजल का नॉलेज होना चाहिए था कि यस ऐसा ऑफर है। उसके बाद वो बच्चे को फाइंड आउट करके लाता है तो यस उसे वो प्राइस मिलेगा, लेकिन उसे नॉलेज ऑफ ऑफर ही नहीं था, उसे ये पता ही नहीं था कि इस प्रकार का कोई जनरल ऑफर निकाला गया है, इसीलिए उसे वो प्राइस का अमाउंट भी नहीं मिला।
अब यहाँ सिग्निफाई नहीं हुआ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कई सारी चीजें आ जाती हैं, सवाल आ जाते हैं स्टूडेंट्स के, जैसे सपोज मास्टर ने तो नहीं बताया लेकिन उसने न्यूज़पेपर देख लिया और किसी और सोर्स ने उसे बता दिया, तो वो बच्चे के फाइंड आउट करने से पहले, व्हेन द वर्क हैज बीन डन, बिफोर दैट द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पर्सन। उसके नॉलेज में आ गया, अगर पहले ऑफर कम्युनिकेट हो गया, देन उसे वो प्राइज मिलेगा। ऐसे कई सारे सवाल बच्चों के आते हैं कि अब फिर ऐसा हुआ तो, है ना, वो प्राइज उसे मिल जाता अगर कि ऑफर उसे पहले पता चल गया होता। समझ आया? जो नॉलेज ऑफ ऑफर नहीं होने की वजह से सेकंड स्टेप नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। सो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू अनदर पार्टी। ये इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है। नेक्स्ट है टर्म्स एंड कंडीशंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। टर्म्स एंड कंडीशंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद द ऑफर। इसमें एक केस का नाम लिखिए, ऑली वर्सेस मार्लबोरो। कोर्ट लिमिटेड। ऑली वर्सेस मार्लबोरो कोर्ट लिमिटेड। ये मामला आपका 1949 का है। एक कपल छुट्टियां बिताने के लिए आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। वहां पर रहने के लिए उन्होंने जो होटल्स थे वहां जाकर के बात की रिसेप्शन पे, और एक जगह जहां उन्हें टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक लगी, चार्जेस फैसिलिटीज सब ठीक लगी, वहां उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डन किया, पेमेंट किया और उन्हें रूम की चाबी दे दी गई। उनका कमरा तीसरी मंजिल पे था उस होटल की, और वो उसकी चाबी लेके अपना सारा वो जो 4-5 सूटकेस लेके आए हैं वो लेके उस तीसरी मंजिल पे जाते हैं, रूम नंबर सपोज 225, और उसमें वो एंटर करते हैं। तो एंटर करते ही दीवार पे बड़ा सारा बोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा था कि भाई आपको अपना जो लगेज है वो इस रूम में नहीं रखना है, आपको रिसेप्शन पे जमा कराना है, और अगर आपने रूम में रखा और यहां से मिसप्लेस हो गया तो होटल अथॉरिटीज आर नॉट लायबल। अब इस कपल को लगा ये कोई पागल वागल लोग हैं, ऐसे ही कुछ लगा दिया इन्होंने, क्योंकि ये तो बड़ा अजीब सी बात है। आप तीसरी मंजिल पे फिर रूम दे रहे हो रहने के लिए, सामान कह रहे हो रिसेप्शन पे जमा कराएं, यहाँ रहा तो लाइबिलिटी नहीं होगी, तो हमारे पास सामान नहीं होगा तो हम क्या बार बार रिसेप्शन पे जाएंगे अपना एक एक सामान लेने के लिए? बड़ी अजीब सी बात है। उन्होंने तो अपना वहीं घूमने के पर्पज से आए थे, सामान अपना रखा वहां जो अलमीराज दी हुई है, रूम लॉक किया और वो घूमने चले जाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, एक चाबी किसके पास रहती है? होटल अथॉरिटीज के पास, एक इन कस्टमर्स के पास। अब यहाँ पे जब वो शाम को आते हैं होटल वापस, तो रूम खोल के देखा तो लगेज गायब। तो उन्होंने होटल अथॉरिटीज से, मैनेजर से बोला कि भाई अभी हम सुबह ही आए हैं और अभी हमारा सामान मिसप्लेस है। तो उन्होंने कहा भाई हमने तो बोर्ड लगा रखा है, वहां पे नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि सामान रिसेप्शन पे करवाना है जमा, आपने क्यों नहीं वहां कराया? सो अब आपका सामान खो गया है तो वी आर नॉट लायबल। इन्होंने कहा ऐसे कैसे लायबल नहीं है, आप लायबल है। इन्होंने कहा भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट की चीजें आपको कम्युनिकेट कर दी। यहां पर इन्होंने जो कम्युनिकेशन किया कि भाई आपको सामान रखाना है रिसेप्शन पे, कब कम्युनिकेट किया? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उन टर्म्स एंड कंडीशंस का कोई मतलब नहीं है। आपको जितनी शर्तें हैं वो सब कब बता दो? एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही बता दो। रिसेप्शन पे जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, डीलिंग हो रहा था, उस समय ही कम्युनिकेशन वाज नेसेसरी। आपने उस समय कम्युनिकेट नहीं किया तो फिर लेटर ऑन जो शर्तें आप लगा रहे हैं उससे पार्टीज आर नॉट बाउंड। होटल अथॉरिटीज को यहाँ रिस्पॉन्सिबल माना गया, उन्हें वो कंपनसेशन देना पड़ा। अगला लिखिए, द ऑफर शुड नॉट बाइंड द अदर पार्टी टू रिप्लाई। द ऑफर शुड नॉट बाइंड द अदर पार्टी टू रिप्लाई। इंपॉर्टेंट केस, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले।
आपको क्योंकि एक ही कलर के पेन का यूज करना है अपने एग्जाम्स में सब्जेक्टिव आंसर्स लिखते समय, तो आप एक ही पेन का यूज करते हुए चल रहे हैं और फिर अलग कलर का यूज भी नहीं किया और अपना मार्क कर दिया अपन ने आंसर्स, हाईलाइट कर दिया आंसर। सो ये एक अच्छा तरीका रहेगा अगर हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज करें। 1863 का ये जो केस है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे अलग अलग तरीके से सवाल भी आते हैं, इसको अपन जिक्र करेंगे अभी। पहले इस पॉइंट को समझो, ये क्या कहता है, द ऑफर शुड नॉट बाइंड द अदर पार्टी टू रिप्लाई। हमने क्या पढ़ा था, ऑफर जब दिया जाएगा तो सेकंड पार्टी को फ्री छोड़ना है। हमने किस ऑब्जेक्ट से वो ऑफर रखा है कि वो हाँ कहे या ना कहे, उसकी मर्जी। अगर आप उसे जवाब देने के लिए बाध्य करोगे, आपको जवाब देना ही पड़ेगा, रिप्लाई करने के लिए बाउंड करोगे, तो वो वैलिड ऑफर ही नहीं है। भैया जमाना नहीं है बाध्य बाउंड करने का किसी को भी बाउंड करने का जमाना नहीं है, तो ये वैलिड ऑफर कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। जैसे इस मामले में क्या हुआ था, फेल्ट हाउस बिंडले में ए ने बी को एक प्रपोजल मेक किया कि आपकी जो प्रॉपर्टी है फला फला सिचुएटेड, आई वांट टू परचेज दैट प्रॉपर्टी in so and so amount, and if you do not deny within 3 days then I shall assume that आपने एक्सेप्ट कर लिया मेरे ऑफर को। मतलब मैंने आपको ऑफर दिया कि आपकी प्रॉपर्टी है, मैं उसे खरीदना चाहती हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टी आपकी है, मैं आपको प्रपोजल दे रही हूँ, और क्या प्रपोजल दे रही हूँ, मैं आपकी प्रॉपर्टी 5 लाख में खरीदना चाहती हूँ, ठीक है। और अगर आपने डिनाई नहीं किया, आपने विद इन 3 days या 15 तारीख तक आपने मुझे डिनाई नहीं किया, इफ यू डू नॉट डिनाई देन आई शैल अज्यूम दैट यू हैड गिवन योर एक्सेप्टेंस। या तो मना करो मुझे, मैंने ऑफर दिया है आपको, या तो मना कर दो। और आपने मना नहीं किया मुझे, तो मैं क्या मान लूंगी कि यस आपको मेरा प्रपोजल मंजूर है, साइलेंस को मैं आपकी यस मानूंगी। अब ये तो सामने वाले बंदे के लिए क्या हो गया कि अगर वो बेचना चाहता है तब तो ठीक है, वो चुप है तो उसका मतलब वो एक्सेप्टेंस ही मान रहा है, लेकिन अगर वो बेचना नहीं चाहता तो वो उसको रिप्लाई करे कि भैया मुझे नहीं बेचना आपको मकान, यानी कि आपको बाउंड कर रहा है कि आप जवाब दो ही दो। वैसे तो बोल नहीं रहा था, आप उसे बुलवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं तो अब आपने क्या किया, ये वाला ऑफर आपने बोल दिया, क्या कहा, अगर आपने जवाब नहीं दिया, रिप्लाई नहीं किया तो मैं हाँ समझूंगा, यानी अब फटाफट सामने वाला रिप्लाई करे। तो लॉ कहता है नहीं, कोई बाध्य नहीं करेंगे आप उसे रिप्लाई करने के लिए, वो साइलेंट है तो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं होगा, यहाँ पे वो व्यक्ति साइलेंट रहा तो परचेजर कहता है अब तो आपको मुझे मकान बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर आप डिनाई नहीं करेंगे, और आपने तो डिनाई किया नहीं। लॉ कहता है कि आप इस तरीके से सामने वाले व्यक्ति को बाउंड कर रहे हो रिप्लाई करने के लिए, ये वैलिड ऑफर ही नहीं है। तो जब पहले स्टेप पे ही फेल हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर कि जो सेकंड पार्टी को रिप्लाई करने के लिए बाउंड करे। हमें तो ऑफरी के सामने अपनी बात रख के छोड़ देनी है, ही कैन से यस और नो, या वो साइलेंट रहे, हम उसे बाउंड नहीं कर सकते, और अगर हमने उसे ऐसा किया तो वो वैलिड ऑफर ही नहीं होगा। आई बात समझ में, ये कंप्लीट हुआ अपना एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर, है ना। अब आप पूछिए कोई भी क्वेरी।